आपको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि कुछ टर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 है ना, -4 है ना, -5 है ना, ये सारे नंबर, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे वो सिंबल लिखे हुए हैं बोर्ड पर जो कि क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट कहलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे सिंबल लिखे हुए हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। इनको सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन की जा सकती है, इसलिए ये सारे के सारे टर्म क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। फिर इसके बाद आपने दूसरे टर्म क्या पढ़े थे, याद करो। दूसरे टर्म होते थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते थे, जैसे x हो गया हमारा, y हो गया, z हो गया। इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उनसे डिनोट करते हैं हम, A B C है ना, एटसेट्रा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। और वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टर्म की और वेरिएबल की, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने लिखा यहाँ पर बी, ये एक सिंबल लिखा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर ये एक वेरिएबल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b = 1, b = 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर b = 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, b = क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो b = 5 लिख सकता हूँ, है ना, कुछ भी वैल्यू हम b के इक्वल टू में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर केवल 1 लिखा, क्या लिखा बच्चों, 1 लिखा, तो 1 के इक्वल टू में सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के इक्वल टू में मैं अब और कुछ नहीं लिख सकता। जैसे सपोज करो मैंने -4 लिखा, तो -4 के इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ -4 ही लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाले जो सिंबल हैं वो ऐसे सिंबल हैं जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू इधर पुट कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाले जो सिंबल हैं, इन सिंबल को जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू के इक्वल हो सकते हैं, ये वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और ऐसे सिंबल जिनकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू आप उनको दे सकते हो, ऐसे जो सिंबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस ये हो गया कि कांस्टेंट टर्म वो सिंबल होते हैं जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, इस एक से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की जा सकती। जबकि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन की जा सकती है, कोई भी कितनी भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो ये डिफरेंस होता है कांस्टेंट और वेरिएबल में। कांस्टेंट और वेरिएबल की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास लिखा हो एक कांस्टेंट, कहीं पर एक लिखा हो कांस्टेंट और वहां पर उसके साथ में लिखा हो एक वेरिएबल, क्या लिखा हो, एक वेरिएबल लिखा हो, और वेरिएबल की पावर लिखी हो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक कांस्टेंट टर्म ले लो जो आपके मन में आता हो इनमें से, तो मैं आपने एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, जैसे मान लो ले लिया 5, क्या ले लिया 5। एक ले लिया वेरिएबल, इनमें से वेरिएबल सपोज करो आपने ले लिया कुछ भी x ले लिया, ओके। और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसकी पावर लगानी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, ये मतलब हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर का, ओके। तो यहाँ पर कोई भी पावर लगा दो नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी 3। तो अब ये आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें से ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है हमारा क्या, कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। ये हमने क्या लिख दिया है, अपना एक वेरिएबल, ठीक है, क्या लिख दिया है, एक वेरिएबल लिख दिया है। और ये हमने क्या लिख दी है, उसका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दिया है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, ऐसे, ओके। अब ये ऑल्सो आप जानते हो कि ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझ लें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो ये वाली बात ध्यान रखो कि जैसे ये कांस्टेंट लिखे हुए हैं और ये वेरिएबल लिखे हुए हैं,
इन कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस के बीच में अगर मैथमेटिक्स के ऑपरेशन लगा दिए जाए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो जो बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर दिखाता हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना इस वाली बात को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर दिखा रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहां पर कोई भी सिंबल ले लिए, जैसे मान लो ले लिया मैंने जेड ले लिया, मैंने यहां से कोई एक और नंबर ले लिया, कांस्टेंट टर्म ले लिया 3z, है ना, और इसकी यहां पर कोई एक पावर ले ली, अगर मर्जी आपकी लेना चाहो तो ले लो, ऐसे ऐसे ले लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से मैंने यहां पर लिखा 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ऐसा लिख दिया। तो अब ये भी क्या लिखा हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से मैंने यहां पर लिखा 5x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4, ऐसा। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स और उनकी पावर का क्या कराया जा रहा है, कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, साथ में प्लस माइनस से ऐड कराया जा रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें ये वाला जो टर्म है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो, एक कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिखा हुआ है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है। यहां पर ध्यान दो, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है, ये भी 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 एक पॉलिनोमियल वाला टर्म है। तो इसमें ये जो ईच टर्म है, ये इसको ईच को आप क्या कह रहे हो, टर्म। इसको आप क्या कह रहे हो, टर्म कह रहे हो। ये क्या है, टर्म। इसमें कितने टर्म हैं, यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि इसमें 2 टर्म यूज किए गए हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म यूज किए गए हैं, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, है ना। इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 3 टर्म यूज किए गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। उनके बेसिस पर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि अगर एक टर्म लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक टर्म लिखा हो, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एक टर्म सिर्फ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है। तो ऐसे इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका नाम हमने क्या रखा है, मोनोमियल, ठीक है। क्या नाम रखा है, मोनोमियल। और इसके अलावा अगर ऐसा आ जाता है 3x² प्लस 5x, है ना, तो हमने इसको क्या नाम दिया है, क्योंकि यहां पर 2 टर्म है, जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म लिखे होंगे तो हम उसको नाम क्या रखेंगे, बायनोमियल। क्या नाम रखेंगे, बायनोमियल, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म लिखे हुए हैं, सच दैट कि ईच टर्म उसका एक पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, तो मैं यहां पर इसको क्या नाम दूंगा, ट्राइनोमियल। क्या नाम दूंगा, ट्राइनोमियल नाम दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर 4 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि इतने अलग अलग टर्म को अगर हम अलग अलग नाम देंगे तो बहुत सारे नाम हमें रखने पड़ेंगे। तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया और उस जनरल एक्सप्रेशन का नाम हमने रख दिया पॉलिनोमियल। मतलब हमने सोचा कि यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल, जितने भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जितने भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें एक खास बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है, ठीक है, लिख लिया हमने एक कांस्टेंट टर्म, उसको मैंने a0 से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, a0 से, ठीक है। इस बात का मतलब ये भी है कि जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछूं क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं 5 एक पॉलिनोमियल है, तो आप आंसर दोगे कि हाँ 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 5 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 = 5, है ना, और या फिर इसको 5 × 1 लिखा जा सकता है। और फिर f1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब ये देखो, ये कौन सी वाली कंडीशन आ गई, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर।
तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एक पॉलिनोमियल में। तो ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है ना, और तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 5 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं 2 का पूछूं आपसे तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 ऐसे, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, आप पढ़ के आए हो। तो यानी कि जो 2 है वो किस में, ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल की पावर क्या, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या लिखी हुई है, कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए 2 भी क्या होता है, एक 2 भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह से -3 की हम बात करें, चलो तो -3 × 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 × x की पावर 0, तो ये भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव। यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि वहां पर एक कांस्टेंट टर्म है अगर, तो उस कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल की पावर क्या लिखी जा सकती है, 0। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x की पावर 0, ठीक है, ऐसे। और वहां पर हमें कैसे टर्म देखने को मिलते हैं, फिर से हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलता है, तो वो उसका नाम हमने रख दिया 1, और जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 देखने को मिलती है ना, ऐसा। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमें ऐसा टर्म कोई एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलता है ना, उसका नाम मैंने a2 रख दिया, a2, और इसके साथ क्या लिखा होता है, वेरिएबल की पावर 2, क्या लिखा होता है, वेरिएबल की पावर 2 लिखा होता है। ओके, तो ये जो 0 लिख रहा हूं मैं, सच दैट जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका नाम मैंने a0 दिया है ना, और इसको इस तरह से रखा है कि जहां पर इसकी पावर 0 है उसका नाम a0, जहां पर एक वेरिएबल की पावर 1 है तो उस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया है a1। ठीक है, इसकी a1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो x² वाला टर्म है उसके साथ भी मैंने देखा कोई कांस्टेंट टर्म लिखा रहता है, तो उसका नाम रख दिया मैंने a2। फिर इसके बाद x3 और यहां पर लिख लो a3, इस तरह से ये टर्म चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये टर्म चलता चला जाएगा। अब आप क्या करोगे, कहां तक जाएगा ये, तो हमने कहा ये जाएगा nth टर्म तक। कहां तक जाएगा, n तक। वहां पर ऐसे ये कांस्टेंट टर्म चलते जाएंगे और ये nth टर्म वाला कांस्टेंट होगा जब x की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे टर्म है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूं, फिर 2 टर्म लिखता हूं, फिर 3 टर्म लिखता हूं, फिर 4 रहे होंगे, 5 रहे होंगे, 6 रहे होंगे, तो हमने एक टर्म के लिए मोनोमियल नाम दिया, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल दिया, 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल दिया। हमने कहा 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 हजार कितने भी हो सकते हैं, तो हमने कहा वो सब के सब इस फॉर्म में रहे होंगे जिसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म रहा होगा, कुछ x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कहा कितनी भी टर्म हो सकती है, तो ऐसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के तैयार हो रहा होगा और उसका नाम हमने जनरल नाम रख दिया क्या, पॉलिनोमियल। क्या नाम रख दिया, पॉलिनोमियल। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल टर्म हो गई, है ना, जिसमें अगर सिर्फ एक टर्म लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म इंक्लूड कर लिए गए तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। 3 टर्म इंक्लूड कर लिए गए तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। 4, 5, 6, 7 कितने भी इंक्लूड कर लिए गए, सबका नाम क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। और एक चीज और ये कि जितने भी कांस्टेंट टर्म लिखे होते हैं, है ना, वो भी सब पॉलिनोमियल होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर, कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर आपको देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसको समझिए आप ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह से 3x, ठीक है, 3x एक लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या एक पॉलिनोमियल में कहूं लिखा हुआ है। इसमें इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर 1 है।
तो अगर इसकी पावर 1 है तो इस तरह के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे उन पॉलिनोमियल का सबका नाम क्या रखा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या नाम रखा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे वाले केस जिसमें पावर 1 होती है ना, उनकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। अगर एक टर्म लिखा हो, जैसे ये मोनोमियल लिखा है तो उसमें एक ही टर्म लिखा होता है तो उसकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। और इसकी अगर हम डिग्री निकालते हैं बच्चों तो इसकी जो डिग्री निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 1। क्लियर है ये वाली बात? यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? एक पॉलिनोमियल। इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो ही इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर एक टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है तो जो वेरिएबल की पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो यहां पर 1 लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हो सर, तो इस तरह से लिखा हो तो यहां पर तो वेरिएबल की 2 पावर लिखी हुई है। अब इनमें से कौन सी डिग्री कहलाएगी? तो मैंने कहा कि अगर एक टर्म लिखा हो तो वेरिएबल की पावर ही डिग्री बन जाती है। लेकिन अगर 2 टर्म लिखे हों तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बनेगी। अगर 2 टर्म लिखे हो तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बनेगी। तो इसमें से दो जगह वेरिएबल लिखा है, इसमें यहां पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाली। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी? 2 बन के तैयार होगी। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी उनका नाम हम क्या रखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम रखेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके। अब मान लो 3 टर्म आ जाते सर, तो इस तरह से हो जाता। तो मान लो एग्जांपल के लिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x ऐसा आ जाता, तो है ना। तो अब यहां तो 3 टर्म है, तो अब यहां पर डिग्री कैसे देखेंगे? तो मैंने कहा अगर एक टर्म लिखा हो तो वेरिएबल की पावर डायरेक्टली डिग्री कह सकते हो आप। 2 टर्म लिखा हो तो हाईएस्ट पावर देखनी है। 3 टर्म लिखा हो तब भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ये वाली बात क्लियर है? तो यहां पर 3 टर्म लिखे हुए हैं, इनमें से जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी दिखाई दी आपको? 3 दिखाई दी। तो आप क्या कहोगे कि इसकी डिग्री क्या है? 3। ठीक है बच्चों, इसकी डिग्री क्या है? 3 है, डिग्री 3। ओके। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, इस तरह के पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाली बात क्लियर है? तो एक अगर सबसे हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, और पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कई सारे टर्म हैं और उनमें से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी और उस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं और उनमें से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो हम कहेंगे डिग्री 3 होगी, और ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से मान लो अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x, इस तरह से, है ना। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आ जाता है तो हम कहेंगे कि देखो हमारे पास एक से ज्यादा टर्म लिखा हुआ है तो इसमें जहां भी वेरिएबल लिखे हुए हैं उन सबकी पावर में आप सबसे बड़ी वाली पावर को ढूंढो। तो इनमें से सबसे बड़ी वाली पावर आपको कहां पर दिखाई दी? ये वाली दिखाई दी, है ना। यहां पर भी वेरिएबल है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वाली पावर है वो यहां दिखाई दी। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, है ना। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे उनका नाम क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिग्री के बेसिस पर, है ना। उनकी डिग्री के बेसिस पर इस तरह से पॉलिनोमियल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक और चीज अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो सिर्फ ऐसे लिखा हो 5 लिखा हो सर, तो सिर्फ मान लो अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हो, तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है? तो मैंने कहा इस 5 को लिखा जा सकता है 5 × 1, है ना। 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, है ना। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी, जरूरी नहीं x की पावर 0 लिखो, b की पावर 0, a की पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले लो उसकी पावर 0 लिख लो।
तो आपने देखा कि ये जो 5 है ये ऐसा दिखने लग गया। अब इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0 है ना। तो इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हुई बताओ, इसकी जो डिग्री हुई बच्चों वो कितनी हुई, तो आपने कहा 0 हुई। इसकी डिग्री कितनी हुई, 0 हुई। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 को हमने लिख लिया 5 × 1 और यहां पर क्या बन गया ये 5 × x⁻0। और फिर हमने देखा कि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो हमने क्या कहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और फिर यहाँ से आप और भी कोई भी अगर आप लिखते हो, जैसे 2 लिखते हो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था इस जगह पर, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। तो इनमें सब में अगर आप डिग्री निकालते हो तो इनकी सबकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी ऑलवेज उनकी जो डिग्री होती है बच्चों वो क्या होती है, ऑलवेज उनकी डिग्री 0 होती है। क्या लिख लोगे, ऑलवेज इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपसे कर लेता हूं। जो ये पॉलिनोमियल होते हैं आपने कहा कि इस तरह के टर्म वहां दिखते हैं, ऐसे करके दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो टर्म होता है ना, जैसे यहाँ पर जो a लिखे गए हैं उनमें से कोई भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब आगे जो आप नंबर यहाँ पर लिखते हो ये कभी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर ये एक 0 के इक्वल रख दिया किसी बच्चे ने, तब उस केस में क्या होगा, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं 5x3, तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो 5 है, ओके, और ये वेरिएबल है और ये उसकी पावर है। तो उस केस में जो डिग्री होगी इसकी वो डिफाइन की जा सकती होगी, है ना। जो इसकी डिग्री होगी वो डिफाइन की जा सकती है। वो इसकी डिग्री कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। लेकिन अगर सपोज करो किसी बच्चे ने 5 की जगह 0 पुट कर दिया, इस तरह से पुट कर दिया 0x3, ऐसा पुट कर दिया, 5 की जगह 0 लिख दिया आगे। मैंने कहा आगे 0 नहीं लिखना, लेकिन बच्चे ने फिर भी 0 लिख दिया आगे। तो क्या होगा कि 0 × x³ करने पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अभी आप अगर देखो तो इसकी डिग्री आप क्या कहोगे, 3 कहोगे, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ी देर के लिए डिग्री लिख दिया, 3 लिख दिया, ओके। फिर मान लो बच्चे ने क्या किया, यहाँ 0 लिखा और यहाँ पर x² लिखा हुआ था, है ना, ऐसा कोई टर्म लिखा हुआ था, ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था। उसका आंसर भी क्या निकल कर आएगा, 0। 0 का मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर से कराएं 0 ही आता है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो आंसर है कि इसकी डिग्री अगर हम देखें तो इस वाले 0 की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ऐसे ही सपोज करो किसी बच्चे ने ऐसा x⁻100 ऐसा लिखा हुआ था, तो 0 का मल्टीप्लाई x⁻100 में कराओगे तो यहाँ 0 आएगा। अब इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री जो निकल कर आएगी वो 100 निकल कर आएगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 100 ही है। तो लेकिन यहां पर तो देखो 0 की, जब यहां पर 0 लिखा हुआ था तो डिग्री 3 थी, यहां 0 लिखा हुआ था तो डिग्री 2 थी, यहां 0 लिखा हुआ तो डिग्री 100 थी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो 0 है ना, इसके पास यहां पर अगर मैं इसको छुपा लेता हूं तो आप बता सकते हो कि इधर पावर में क्या लिखा होगा सच दैट कि यहां पर 0 आया होगा। तो क्या कोई बच्चा कहेगा पीछे 3 लिखा हुआ है, कोई बच्चा कहेगा 2 लिखा हुआ है, कोई बच्चा कहेगा 100 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो इसके पीछे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने पर तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर आप 3 कहोगे तब भी आंसर ठीक होगा, 2 कहोगे तब भी आंसर ठीक होगा, 100 कहते हो तब भी आंसर ठीक होगा। तो यहाँ जो x की पावर है इसको मैं छुपा लेता हूं, तो आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना। तो हर बार डिग्री का आंसर आप कुछ भी दे सकते हो इनमें से। तो इसलिए आपने कहा कि नहीं, देखो जब भी यहां पर अगर आगे 0 लिखा हो तो यहाँ x की पावर कुछ भी हो सकती है, हर बार आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिग्री है ये फिक्स नहीं है, ये जो आप लिख रहे हो ये फिक्स नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास इस तरह के नंबर कभी आ जाते हैं जहां पर आगे 0 लिखा हुआ है तो उनकी डिग्री फिक्स नहीं होती है, या मैं कहूं कि उनकी जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। जैसे मैंने यहां पर हाथ को ऐसा रखा और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहां पर 0 आंसर आया है, बताओ x की पावर कितनी रही होगी।
तो आप नहीं बता सकते हो कि कितनी रही होगी। तो इसका मतलब जब ये पावर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते तो आप उसकी डिग्री कैसे डिफाइन कर पाओगे, है ना। तो जब आपको पावर ही नहीं पता तो उसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, डिग्री क्या रहती है, नॉट डिफाइन रहती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें एक ही वैल्यू 0 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे यहां पर 0 लिखा मैंने और x की पावर कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो इस तरह के पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 0 होगा। उनकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ओके। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर है ये वाली बात, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती वो सब क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म पर जाने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेरिएबल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है। अब हम ये तो बात समझ आ गई कि पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वेरिएबल होता है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब ये जो x का आगे ये जो कांस्टेंट टर्म लिखा होता है इसको हम x का कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ जो भी लिखा होगा वो इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे कि इसका जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसे में एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या आप आंसर दोगे, 3 आंसर दोगे। ऐसे एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे, 2 आंसर दोगे। तो यानी कि ये जो वेरिएबल, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो लिखी होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। तो जहाँ पर हमने जितने भी टर्म लिखे हैं, जहाँ भी लिखे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पूछा ऐसे, ये इसका कोएफिशिएंट बताओ तो आप क्या कहोगे, 3 होगा। ऐसे रैंडमली मैंने यहाँ पर पूछा कि इसका x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बताओ तो क्या होगा, तो आप कहोगे 3। ऐसे मैंने यहाँ पर पूछा कि x का कोएफिशिएंट बताओ तो आप क्या कहोगे, 0 है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका आंसर दें। ये यहाँ पर आपके सामने एक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x वेरिएबल यूज किया गया है। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, और किस वेरिएबल में ये लिखा गया है, x वेरिएबल में लिखा गया है। तो हम इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो लिखा रहता है ये वो वेरिएबल लिखा होगा जिसकी डिफरेंट वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, px। अगर ये x के टर्म में है तो px। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है y² + 3y + 5, ऐसा, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल को अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें क्या वेरिएबल यूज हुआ है, y, तो पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ोगे पॉलिनोमियल इन y, इसको कैसे पढ़ोगे, पॉलिनोमियल इन x, ओके। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, यहाँ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है। इस बात का मीनिंग ये है कि आप इस वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से जैसे py के इक्वल लिख देते हो या px के इक्वल लिख देते हो, तो ये जो आपके सामने बन के तैयार हो जाती है इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। ये हमने क्या बना दी, एक ये आपके सामने बोर्ड पर क्या बनी हुई है, 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी हुई है। इन पॉलिनोमियल इक्वेशन में x हमारा वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में x वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में y वेरिएबल है, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन में हम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं
क्योंकि x वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पर y एक वेरिएबल है तो इसको भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, है ना, मैं वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब होगा कि या जहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ सभी जगह 1 पुट किया जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू सब जगह हमने 1 असाइन कर दी, x की वैल्यू सब जगह हमने 1 पुट कर दी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस 2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्लस 3 5 और 2 7, हमारा आंसर क्या आया 7 आया। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 1 कितनी आई है 7 आई है। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ px एट कहां पर x इक्वल्स टू 1 कितनी है एज 7। कैसे पढ़ोगे इसे, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, जब हमने क्या रखा है x की वैल्यू 1, एट x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल कर आती है 7 निकल कर आती है। ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने यहां पर y की वैल्यू 2 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी 2 पुट कर दी, आपने y जो वेरिएबल है उसको 2 वैल्यू असाइन कर दी, है ना, तो वहां पर इसकी वैल्यू पुट करो p, y की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो 2, है ना, तो y की वैल्यू अगर आपने 2 पुट की तो यहां पर जितने भी जगह y लिखा हुआ है सब जगह 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 5, तो 4 प्लस 6 प्लस 5, ये हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 15। कितना आ गया 15 आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है 15 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल इन y की जो वैल्यू है ना, वो कहां पर एट y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है एज 15। क्लियर है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है 15। तो ये कहलाती हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आती है। अगर हम चाहें तो इसमें x की कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी -1, कितना पुट कर दिया -1 यहाँ पर पुट किया। तो देखो बच्चों क्या होगा, x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी जगह पर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, -1 प्लस 2 ऐसा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 1, ये -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा -3 और प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 और 2 4 और -3 कितना आएगा 1। तो आप देख रहे हो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू -1 कितनी आती है 1 आती है ना। तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू -1 एज कितनी निकल कर आई 1 निकल कर आती है। तो इस तरह से आप यहां पर x की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, जितनी आप चाहो उतनी। तो कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, और उस पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर आते होंगे। x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट बहुत सारे आंसर्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में y की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, वहां पर इस पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट आंसर्स निकलते चले जाएंगे, है ना। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमसे पूछा होगा, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उस पॉलिनोमियल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के लिए वो बोलेगा और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या लेकर आ रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट पार्ट में मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है एट x इक्वल्स टू 1 पर। एट x इक्वल्स टू 1 पर मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे? हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करिए। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पर सभी जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर 1 पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 और ये 7 12 है ना, 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस 3 करा दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 9 बन गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू आई है एट x इक्वल्स टू 1 वो कितनी आई है निकलकर 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल की, px की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कहां पर, एट x इक्वल्स टू 1 कितनी निकल कर आती है, तो आंसर है 9 निकल कर आती है। ठीक है, एज 9। बहुत आसान है, ये समझ आया। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसमें और भी पार्ट पूछे हुए हैं, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। जैसे मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है QY, ऐसे QY इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, ओके, एट y इक्वल्स टू 2, एट y इक्वल्स टू 2, इस तरह से मुझे गिवन है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट y इक्वल्स टू 2 पर। तो देखो कितने आसानी से निकल जाएगी। y इक्वल्स टू 2 पर, एट y इक्वल्स टू 2, हम इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इन्होंने QY से डिनोट किया है। आप चाहो तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो कि हम इन जनरल पॉलिनोमियल को P से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी और वेरिएबल को भी ले सकते हो। तो उसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा P वाला ही लिखा जाएगा, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। तो लेकिन इन जनरल हम P से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। ओके, तो यहाँ पर एट y इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पर पुट किया, तो y की वैल्यू सब जगह 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा, 3 इंटू y की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस क्या, रूट 11। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 का क्यूब कितना, 8, माइनस 4 इंटू 2 कितना, 8, और प्लस में क्या, रूट 11, ऐसा आ जाएगा। ओके, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 8 कितना, 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, और प्लस में क्या चल रहा है, रूट 11। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 16 प्लस रूट 11, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपने आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे, कोई रूट वगैरह की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, QY, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कहां पर, y इक्वल्स टू 2 पर कितनी निकल कर आती है, एज 16 प्लस रूट 11, इतनी निकल कर आ जाती है। ये बिल्कुल आसान है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करते जानी है, वैल्यू जो भी गिवन होगी वो पुट करते जानी है सभी जगह। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करनी थी तो सब जगह x की जगह 1 रख दो, y की वैल्यू 2 पुट करनी थी तो y की जगह सब जगह 2 रख दो, उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। यहां पर t वेरिएबल यूज किया गया है, 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस 6, और इसने पूछा हुआ है
एट t इक्वल्स टू a पर इसकी वैल्यू बतानी है। अगर t की वैल्यू a पुट कर दी जाए तो इसका आंसर क्या रहा होगा, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। एट t इक्वल्स टू a पर हम वैल्यू जानना चाहते हैं, तो इस t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a। इस t की जगह हम a पुट कर रहे हैं। ठीक है, करिए। 4 इंटू टी की वैल्यू क्या, a, इसकी पावर 4 प्लस 5 इंटू टी की वैल्यू क्या, a की पावर 3 माइनस फिर से t की जगह क्या, a की वैल्यू कितनी 2 प्लस 6, इस तरह से लिख लोगे। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ सॉल्व हो सकता है। 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर सबकी पावर अलग अलग हैं, तो इसमें कुछ आपस में सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा pt, ये क्या है, एट t इक्वल्स टू a कितनी निकल कर आती है, 4 a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके, ये हमारे पास टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px। ये एक पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों मैंने लिखा x प्लस 1। ठीक है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आंसर 1 डिग्री है इसकी, है ना। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये बात आप याद रखना कि मैंने कैसा पॉलिनोमियल लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की हम डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात आप जानते हो। जैसे यहाँ अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके। तो सपोज करो मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, जैसे x इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर क्या आएगा, 1 प्लस 1, आंसर कितना बनेगा, 2 आंसर बनेगा इसका। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, अब सपोज करो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने पर बच्चों कितना आंसर बनेगा, 2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा कितना, 3। फिर सपोज करो मैं x की वैल्यू कुछ और पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करने पर देखो बच्चों कितना आंसर आएगा, -1 प्लस 1, आंसर कितना, 0। फिर मैं x की कोई और वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, जैसे x इक्वल्स टू सपोज करो मैंने 3 पुट किया, तो 3 और यहाँ पर 3 प्लस 1, आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों कि x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर हमारे पास डिफरेंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकल कर आती हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इनमें से आपने देखा कि एक वैल्यू ऐसी थी जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था। फिर से इनमें से x की कोई एक वैल्यू ऐसी है जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर हमारा क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। फिर से इस पॉलिनोमियल में x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर हमने ये देखा कि इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू आती हैं, लेकिन इनमें से एक वैल्यू ऐसी थी कोई जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा था, 0। और 0 आंसर कब आ रहा था, जब x की वैल्यू क्या पुट की गई, -1। तो x की जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और
x इक्वल टू -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो। इस बात का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू -1 यहां पुट कर दी जाएगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, एक जीरो कहलाएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने ये देखा कि सिर्फ x की एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पर आंसर जीरो आ रहा है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करते रहो यहां पर x की, आपको कभी भी आंसर जीरो नहीं मिलेगा इस साइड में। क्लियर है ये वाली बात। आप कोई भी x की वैल्यू पुट करते रहना, x इक्वल टू -1 के अलावा किसी और वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये आप बाय ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो, बहुत सारी वैल्यू पुट करके। तो हमने ये एक डिसीजन निकाला, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके कितने जीरो होते हैं। तो आंसर है ओनली 1 एंड ओनली 1 जीरो होते हैं। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, ओनली 1 जीरो होता है। ये वाली बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं। जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू, मैंने लिखा x -2, है ना। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर x की आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 - 2 करने पर यह आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे x इक्वल्स टू 2 पर, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो गया है, जीरो हो गया है, इसलिए x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है। ठीक है ना, इस तरह से कहोगे। तो और फिर आप इसमें और बहुत सारी वैल्यू रखकर देखोगे, आपको कहीं और वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, सिर्फ कहां पर मिलेगी, 2 पर मिलेगी। तो क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो, x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो आप यहां पर बहुत सारी वैल्यू पुट कर करके देख लेना, आपको कहीं पर भी आंसर इसका जीरो नहीं मिलेगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 पर मिलेगा। तो इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हो, ठीक है, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ x की एक ही वैल्यू ऐसी होती है जो पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर ये बात नोट कर लेंगे हम कि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल कितना जीरो होता है, ओनली 1 जीरो होता है। ठीक है ये वाली बात। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर प्यारे बच्चों लिखा एक और पॉलिनोमियल ऐसे, यहां मैंने लिखा x² -4, ऐसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, तो आंसर है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होते, इसके कितने जीरो होते होंगे। तो आपने कहा कि देखो x की हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज करो आपने x की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 पुट करने पर हमने देखा कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -4, ये आंसर कितना बनेगा, -3। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 पुट करने पर हमने देखा कि 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू सपोज करो -2 पुट की, तो -2 पुट करने पर हमने देखा -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा अरे यहां तो 2 वैल्यू पर आंसर जीरो आ रहा है, 2 वैल्यू ऐसी हैं x की जिन पर आंसर जीरो आ रहा है ना। और अगर आप और भी कुछ वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे सपोज करो आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट की, जैसे लाइक 3 पुट की, है ना, तो 3 का स्क्वायर -4, तो आंसर कितना आया, 5। फिर आपको किसी भी वैल्यू पर अब आप देखोगे कि आपको अब सिर्फ ये 2 वैल्यू मिल रही हैं जिन पर आंसर जीरो आ रहा है ना, उसके आगे किसी भी वैल्यू पर अब इनका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो आपने ये समझ में आती है आपको बात कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं
लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और उनके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे पॉलिनोमियल भी आए जिनमें आपने ये देखा कि जो जीरोज होते हैं किसी पॉलिनोमियल के वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे x = 2 पर भी इसका आंसर 0 आ रहा है, x = -2 पर भी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, x = 2 एंड x = -2 आर क्या है, ये जीरोज, ठीक है। ये क्या है, जीरोज ऑफ, किसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल px के, ठीक है। तो हमें दो कंक्लूजन हमने निकाले हैं। पहला कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका सिर्फ एक जीरो होता है, एक बात। दूसरा ये कि पॉलिनोमियल के हम सबके एक ही जीरो नहीं होते हैं, और पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा और जो पॉलिनोमियल होंगे उनके एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, ये आप क्लास 10th में जाकर पढ़ोगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, ये आप क्लास 10th में जाकर पढ़ोगे। लेकिन क्लास 9th में आपने दो रिजल्ट निकाल लिए। पहला रिजल्ट ये कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है, और पॉलिनोमियल्स के जो कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा पॉलिनोमियल्स के एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = x², ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर x² ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने पुट किया @x = 1, है ना। तो 1 पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं सपोज करो @x = 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करने पर क्या होगा, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 0। मैं अगर x = 2 पुट करता हूं, तो 2 पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब आपने एक चीज और देख ली कि कोई भी पॉलिनोमियल के लिए x = 0 पर भी उसका आंसर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। फिर से किसी भी पॉलिनोमियल के लिए 0 पर, x की वैल्यू 0 पर उसका आंसर 0 हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है, या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि x = 0 इज अ 0, x = 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ये वाली बात क्लियर है, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने क्या कहा कि -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। ऐसे ही हमने यहां पर कहा कि 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ऐसे ही -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ऐसे ही हमने कहा कि 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। यानी कि जो 0 वैल्यू होती है ये भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये वाली बात क्लियर रखना। तो ये आपके मैंने 3 कंक्लूजन आपको करके दिखा दिए बच्चों। कौन कौन से कंक्लूजन, नंबर 1 लिखता जाता हूं मैं। नंबर 1 कंक्लूजन है मेरा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, ठीक है, नॉट टू बी 0। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये वाली बात क्लियर है। किसी भी पॉलिनोमियल का ये 0 है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 है, नो, है ना। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो होता है वो 0 ही हो ऑलवेज, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। जैसे यहां पर -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। और इस बात का मीनिंग ये है
कि अगर -1 यहां पर पुट कर दिया गया x की जगह तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे यहाँ -1 0 है इसका, यहाँ पर 2 0 है इसका, है ना, यहाँ पर 2 0 है, -2 इसका 0 है ना। तो और इस वाले में हमने देखा कि 0 ही इसका 0 है ना, इस वाले जो पॉलिनोमियल में 0 ही इसका 0 है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 ही 0 होता है, हमेशा 0 ही 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। वहां पर -1 भी 0 हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का, 2 भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 बात हमने जो नोट कर ली है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हमेशा 0 ही उसका 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात बच्चों जो हमने सीखी है वो क्या सीखी है, 0 में बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 में बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको यहां पर करके दिखाया कि 0 भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने सेकंड वाली बात ऑब्जर्व की है। थर्ड वाली बात हमने क्या ऑब्जर्व की है, थर्ड हमने ये ऑब्जर्व किया है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, ये हमने लिख लिया, हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, अच्छा ये हो गई थर्ड बात। फोर्थ बात भी हमने क्या ऑब्जर्व किया वो भी देख लेते हैं। आप पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। आप पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, मोर देन वन जीरो। ठीक है, ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहां पर ये जो दो बोर्ड लिखे हुए हैं, इन दो बोर्ड पर इन सारी बातों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1 बात, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। यहां पर देखो -1 इसका 0 है, तो ये वाली बात क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। x की वैल्यू -1 भी इसका 0 हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी इसका 0 हो सकती है। एक बात। नंबर 2 बात, किसी पॉलिनोमियल के लिए 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 0। यही तो लिखा ना, 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। तीसरी बात, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो हमने जब यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पर ये 0 होगा। फिर से हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, इसके लिए भी सिर्फ एक वैल्यू ही हमें ऐसे मिली जिस पर ये 0 होगा। इसके अलावा आप बाय ट्रायल एंड एरर करते रहो, कितनी भी वैल्यू पुट करते रहो, हमेशा एक ही 0 आपको मिलेगा, एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट लिखा, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। तो मोर देन वन जीरो वाला भी आपने एग्जाम्पल इसी बोर्ड पर देखा कि ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए 2 वैल्यू पर इसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के पास कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक से ज्यादा 0 भी रख सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पर बेस्ड हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों में लेकर चल रहा हूं, एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूं 3। एग्जाम्पल नंबर है 3। एग्जाम्पल नंबर है 3। देखिए, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। तो ये मैंने माना कि ये कोई एक पॉलिनोमियल है x + 2, जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया, px। इसको x + 2 को ये पॉलिनोमियल के इक्वल मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर उसने पूछा है क्या -2 पर ये 0 होता है, तो ठीक है हम चेक कर लेते हैं। एट x = -2, ये यहां पर पुट करके देखो,
-2 पुट करने पर -2 + 2 आंसर कितना हो गया? 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे? यस x = -2 इज अ 0 ऑफ px। क्लियर है? ये x = -2 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। तो हम कहेंगे x = -2 इसका क्या है? एक 0 है। ठीक है। अब उसने कहां पर पूछा हुआ है? एट x = 2 पर पूछा हुआ है। तो 2 यहां पर पुट करके देखो तो px = यहां पर px की वैल्यू क्या पुट कर दें हम? डायरेक्टली 2 पुट कर दें। तो 2 + 2 है ना, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? यहां पर 2 पुट कर दी। तो सॉल्व करने पर आंसर क्या आया? 4। तो ये जो आंसर 2 पुट करने पर आंसर 0 नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? नो, x = 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ठीक है। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर आंसर 0 हो जाता है वो तो उसका 0 कहलाएगा। अगर हमारा 2 पुट करने पर इसका आंसर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब x = 2 इसका एक 0 नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? ये बिल्कुल आसान है। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, px = 2x + 1 है ना। कह रहा फाइंड अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है। तो बहुत आसान होगा 0 निकालना। कैसे? हम जानते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया कि px किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है। px की वैल्यू लेकिन है हमारे पास कितनी? 2x + 1। तो यहां पर px की वैल्यू क्या लिख लो? 2x + 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। ठीक है। अब यहां से ये जो 1 है ये उधर लेकर जाओ तो कैसा हो जाएगा? -1। इधर क्या बचा? 2x। और ये 2 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो x = कितना? -1/2। ये इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आई? -1/2। तो अब ये x की वैल्यू -1/2 इसका क्या होगा? एक 0 होगा। ये हम वेरीफाई भी करके दिखा देंगे। ठीक है। वेरीफाई मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है। px = 2x + 1 ऐसा है। अब x = -1/2 आया ना, तो x की वैल्यू यहां -1/2 पुट करके देख लो आप। -1/2। ठीक है। 2 × x की वैल्यू -1/2 + 1। देखो 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 आंसर क्या आ गया? 0। यानी x = -1/2 इज अ 0 ऑफ 2x + 1। ठीक है। 2x + 1 का ये क्या है? एक 0। x = -1/2। तो आप निकालोगे कैसे 0? तो 0 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जब भी आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो तो क्योंकि आप जानते हो कि x की कोई एक वैल्यू पुट करने पर उसका आंसर 0 हो जाना है, तो आप पहले ही स्टार्टिंग में लेट करके चल लो कि px किसके इक्वल रख लिया करो? 0 के इक्वल। अब इसके बाद क्या करोगे? px की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 2x + 1। तो हमने px की वैल्यू क्या पुट कर दी? 2x + 1 पुट कर दी। ठीक है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? -1/2। तो x = -1/2 पर ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाता होगा? 0 हो जाता होगा। ये हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। हमने ये पॉलिनोमियल लिख लिया, x की जो वैल्यू आई वो यहां पुट करके देखा तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x = -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक 0 है। ये बिल्कुल आसान है करना। तो देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या पूछा हुआ है? वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें। सबसे पहले वो पॉलिनोमियल मैं लिख लेता हूं, x² - 2x। ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इस पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि 2 and 0 इसका एक 0 है। ठीक है। तो पहले हम x =
2 पुट कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व करो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो क्योंकि हमारा आंसर इसका 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 2 इसका क्या है, एक 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखें, देयरफॉर एट x इक्वल, या मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, x इक्वल्स टू 2 इज आ 0, x इक्वल्स टू 2 इज आ 0 ऑफ px। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब कहाँ पर दूसरा चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है, तो 0 पर चेक करो तो 0, यहाँ पर 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ भी 0 बना, यहाँ भी 0 बना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्योंकि हमारा आंसर x इक्वल्स टू 0 पर भी क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज आ 0 is a 0 of polynomial of given polynomial px। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये चेक करना था कि 2 और 0 पर ये एक 2 और 0 इसके 0 हैं या नहीं। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 2 पुट करने पर इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए और 0 पुट करने पर इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो क्योंकि दोनों 2 पर भी और 0 पुट करने पर दोनों पर केस में ही आंसर 0 हो रहा है, इसलिए दोनों ही इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, 0 हैं। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अब एक लास्ट बात जो मैं आपको बता देता हूँ वो और सुन लीजिए आप। जैसे आपके पास कोई बच्चों एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास अगर गिवन है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में एक खास बात है, उसका जीरो निकालने का एक तरीका है। क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करो आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे मान लो आपके सामने लिखता हूँ ऐसे, जैसे मैंने लिखा 2x + 1, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x - 2, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से मैंने एक और कुछ लिखा, जैसे मान लो मैंने सिर्फ लिखा 2x, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसी तरह से मैंने आपके सामने लिखा कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ x, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जितने भी पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पॉलिनोमियल की एक खास बात है कि ये सबके सब लीनियर पॉलिनोमियल हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमेशा x लिखा होता है, हमेशा क्या लिखा होता है, x लिखा होता है। x के आगे कोई एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसका नाम थोड़ी देर के लिए मैंने a रख दिया, और प्लस ये पीछे भी कोई एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है, उसका नाम मैंने b रख दिया। तो हमेशा हम क्या देखते हैं, जब भी कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा होता है तो उसमें x लिखा होता है, उसके आगे कुछ a लिखा होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, प्लस या माइनस में उसके पीछे कुछ b लिखा होता है, तो ये फॉर्म बनती है। ऐसे इस वाले में देखो, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और प्लस या माइनस में यहाँ पर क्या लिखा होता है, b लिखा होता है, ऐसे, है ना। यहाँ पर ये क्या लिखा है, b, मतलब यहाँ पर जो b है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो ये वही x लिखा हुआ है और 2 को हम क्या लिखेंगे, a लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस में या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस में 0 मान के चल लो अपनी तरफ से, तो प्लस में ये क्या फॉर्म बन गई, b, ax + b फिर से। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 यानी a की वैल्यू 1 हो गई, और साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं, तो प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑलवेज ax + b की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ऑलवेज ax + b की फॉर्म में होता है, ये वाली बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई। अब हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आता है, अगर ax + b कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन हो और आपसे पूछा जाए उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल कर बताइए, तो जीरो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले लेट कर लो
कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लेट कर लिया करो, 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी, वो आपने यहां पुट कर लिया, ax प्लस बी इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, अब यहां से ये जो b है वो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का b, है ना, इधर क्या बचा, x और a बचा। ठीक है ना, अब a डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। ओके, अब ये जो x की वैल्यू है ये इसका, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा। ये जो x की वैल्यू आई है ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 रहा होगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको। ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax प्लस बी, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस का b अपॉन a पुट करो आप, x की वैल्यू माइनस का b अपॉन a पुट करो तो a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट कर रहा हूं, माइनस का b अपॉन a प्लस b, ऐसा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो a से a कैंसिल और माइनस बी और प्लस बी मिलकर आंसर कितना, 0। तो इसका मतलब ये है कि माइनस बी अपॉन ए पर आंसर इसका 0 हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज आ 0, इज आ 0 ऑफ ए एक्स प्लस बी। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होता है और वो 0 ऑलवेज किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो इसको पढ़ने से सर फायदा क्या हुआ, इसको पढ़ने से ये फायदा हुआ कि क्लास 9th में जो 0 पूछे हुए हैं वो सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल के पूछे हुए हैं और उन सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल का आंसर अब उन सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल के 0 का आंसर आप फटाफट से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो वो मैं बताता हूं। देखो, जैसे मान लो आपके सामने मैंने चलो यहीं पर दिखा देता हूं, जैसे 2x प्लस 1 है, इसका मैं आपको 0 पूछूं कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल आपको गिवन हो इस तरह से कि इसका 0 बताओ, तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, बड़े आसानी से बताओ कैसे बता पाओगे, तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया गया, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ये दे दिया गया तो आप जानते हो कि यहाँ पर ये हमारा a है जो यहाँ लिखा हुआ है और ये हमारा क्या है, b है ना। ये ax प्लस बी की फॉर्म में ही तो होगा, तो उसमें से ये हमारा a होगा आगे और जो यहाँ लिखा होगा वो b होगा। तो इसका जो 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस का b, b की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू कितनी 2। तो इस पॉलिनोमियल का ये जो 2x प्लस 1 है इसका 0 क्या रहा होगा, माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, माइनस का ये माइनस तो आएगा ही फॉर्मूले में और b की वैल्यू b अपॉन a की वैल्यू, ऐसे। ठीक है, इसी तरह से चलो मैं एक और देता हूं आपको। जैसे मैंने मान लो आपको 5x माइनस 2 दिया, px इक्वल्स टू क्या दिया, 5x माइनस 2 ये दिया मैंने आपको, और मैंने आपसे कहा कि इसका 0 बताना क्या होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, हमने तो फॉर्मूला याद कर लिया, सीधा फॉर्मूला आता है हमें। तो क्या, माइनस का b अपॉन a, b यहाँ पर कौन है, माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, माइनस 2 अपॉन a यहाँ पर कौन है, 5, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आया, 2 अपॉन 5। तो ये 2 अपॉन 5 इसका क्या है, एक 0, एक ही 0 होगा, ऑफकोर्स लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके 0 की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन 5। इस तरह से फिर से और एग्जाम्पल सुनो आप ध्यान से, फिर से एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो मैंने दिया 2x प्लस 3, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया और मैंने आपसे पूछा इसका 0 बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है बताना, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस ऐसी, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो टर्म होता है ये b होता है हमारा 3 और a हमारा क्या है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। इस तरह से, ठीक है। अच्छा चलो और कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लो px इक्वल्स टू cx प्लस डी दे दिया, क्या दे दिया, cx प्लस डी, और मैंने कहा कि इसका 0 निकाल कर बताओ। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब b की जगह हमारे पास क्या, ये जो पीछे वाला टर्म होता है ना ये b होता है, तो b की जगह d लिखोगे
और a की जगह हमारे पास ये x के साथ जो लिखा होता है ये हमारा a होता है और ये c। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का d अपॉन सी। फिर से कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या है, माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये जो लिखा होता है पीछे ये हमारा b होता है, तो b लिख दिया हमने। अच्छा, और x के साथ जो लिखा होता है वो हमारा a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन दिखाना चाहते हो तो देखो और दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको, मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसा दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका जीरो निकाल कर बताना क्या होगा, तो आप ये तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पर पहले इसकी फॉर्म बना लेंगे, मतलब 3x लिखा था ना केवल, तो प्लस में कुछ लिख लेंगे अपनी तरफ से। क्या लिख सकते हैं, प्लस या माइनस में हमेशा जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि x किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन a के इक्वल। तो अगर सिर्फ 3x लिखा हो तो प्लस में अपनी तरफ से जीरो या माइनस जीरो कुछ भी लिख सकते हो, है ना, तो प्लस जीरो लिख लिया करो। ठीक है, अब आप देखो माइनस ऐसे ठीक है, ये तो फॉर्मूले में ही है, और b की वैल्यू कितनी है, जीरो, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अब 3 से किसी को नंबर जीरो को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं मान लो आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ax दिया मैंने, तो सबसे पहला स्टेप बताओ आप क्या करोगे। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे सर कि इसको पहले जनरल फॉर्म बना लेंगे, मतलब ax प्लस b की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो अपनी तरफ से प्लस क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। अगर पहले से ये चीज दी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं दे रखी हो तो अपनी तरफ से जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका जीरो क्या किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो माइनस ऐसी ठीक है, b की वैल्यू कितनी, जीरो, अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a ही है। कितनी है, a की वैल्यू a ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो भी जो है वो क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और उन सारे एग्जाम्पल में आप देखोगे कि बस आप a और b ढूंढ लो, a और b ढूंढते जाओ, a और b ढूंढते जाओ, और उनकी वैल्यू यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है ना, सब जगह a और b की वैल्यू पुट करते जाओ ये, और आपका आंसर सामने आ जाता है। तो इस तरह से आप जीरोज निकाल सकते हो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के। ये वाली बात क्लियर है बच्चों, ठीक है।